तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्लास 12th हिंदी की किताब का पूरा निचोड़ लेकर आ चुके हैं। जी हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी पूरी तैयारी हिंदी की जो है एक एक चीज़ की तैयारी हमारे चैनल के द्वारा करा दिया जाएगा। आज पहले आप हमारा कंटेंट देखिए, जो हम यहाँ पर आपको हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे हैं उसका कंटेंट देखिए। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा, अगले पेज में इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा, अगले पेज में इस तरह से मिलकर लिखा हुआ मिल जाएगा। और इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम सब तैयार करने वाले हैं। पूरा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा और आपको हिंदी की समझ भी आ जाएगी और एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं यदि आप ये वीडियो अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो देखिए, हम सबसे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करके दिखाना चाहेंगे। हिंदी गद्य का जो विकास है, मैं आप सबको पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि हिंदी गद्य का विकास जो है इतने भागों में उसको बांटा गया है। पहले भाग का नाम है पूर्व भारतेंदु युग या प्राचीन युग, दूसरे भाग का नाम भारतेंदु युग, तीसरे भाग का नाम द्विवेदी युग, चौथे भाग का नाम शुक्ल युग या छायावादी युग, पांचवें भाग का नाम शुक्लोत्तर युग या फिर छायावादोत्तर युग, और छठवें भाग का नाम है स्वातंत्र्योत्तर युग। क्या? स्वातंत्र्योत्तर युग। तो इस तरह से हमारे जो है हिंदी गद्य का विकास जो है वो 6 भागों में बांटा गया है। और हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं क्या? पूर्व भारतेंदु युग अथवा प्राचीन युग। एक एक चीज़ एकदम डिटेल से आपको समझाना स्टार्ट कर रहे हैं। पूर्व भारतेंदु युग अथवा प्राचीन युग। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसका कालक्रम का मतलब है समय का क्रम, मतलब यह युग कब से कब तक चला। तो पूर्व भारतेंदु युग या फिर प्राचीन युग जो है 13वीं शताब्दी से 1860 ईस्वी तक चला है। ध्यान दीजिए, 13वीं शताब्दी से 1860 ईस्वी तक चला है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताएं कि इस युग को पूर्व भारतेंदु युग अथवा प्राचीन युग क्यों कहा जाता है। तो देखिए, आप सभी को मालूम है कि अगर आपने पढ़ा होगा तो 1860 से जो युग हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य का जो शुरू होता है उसे हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं उनके नाम पर वो युग चला था। तो उससे पहले जो भी होगा पूर्व हो जाएगा, तो क्या नाम दिया जाएगा? पूर्व भारतेंदु युग। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे उनके पहले का युग पूर्व भारतेंदु युग कहलाएगा। अब ये चूंकि ये पूरे युगों में सबसे पुराना युग है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? प्राचीन युग। तो ये बात आप सभी को समझ में आई। अब इसका जो बंटवारा किया गया है, ये मतलब पूर्व भारतेंदु युग का, इसका भी मतलब विभाजन 5 भागों में किया गया है। जो हमारे सिलेबस के हिसाब से पहले 2 भाग जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पूरी बात आपको विस्तार से समझाएंगे। तो देखिए, पूर्व भारतेंदु युग का बंटवारा इन 4 भागों में किया गया है। राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य, मैथिली, दक्षिणी गद्य और उत्तरी गद्य, ठीक, या उत्तरी भारत का गद्य। तो राजस्थानी गद्य का जो गद्य साहित्य का शैली था वो डिंगल शैली था। अब आप पूछोगे डिंगल शैली क्या है, तो आपको बताया जाएगा, आप शांत रहिए, अभी ध्यान से देखिए। ब्रजभाषा गद्य का मतलब, जो ब्रजभाषा गद्य है उसकी शैली कैसी थी? पिंगल शैली। मैथिली में यहाँ पर कुछ खास नहीं लिखा गया है। दक्षिणी गद्य की बात करें तो ये जो थी ये खड़ी बोली के विकास का, यहाँ पर जो है खड़ी बोली की विकास शुरू होती है। उसके बाद उत्तरी भारत में भी जो है खड़ी बोली यहाँ पर जो है इसकी शैली होती थी, ठीक। अब राजस्थानी गद्य को डिंगल शैली क्यों कहते हैं? तो आप सभी को मालूम है कि जो राजस्थान है वो आपका हमारे उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जो है एक राज्य है, दिल्ली से सटा हुआ एक राज्य है। तो शुरुआत में जो हिंदी बोलना स्टार्ट किया गया था वो यहीं राजस्थान के आसपास से ही हिंदी बोलना स्टार्ट किया गया था। तो जो मेन राजस्थान था, ध्यान समझिएगा, जो मेन राजस्थान था मतलब पश्चिमी राजस्थान, वहाँ की जो शैली होती थी, जो पश्चिमी राजस्थान की शैली होती थी वो आपकी शैली क्या मानी जाती थी? डिंगल शैली।
और ये मारवाड़ जैसे ज़िलों में जो है वहाँ पर हिंदी गद्य साहित्य जो बोला जाता था वो कौन सी शैली बोली जाती थी? डिंगल शैली। यानी पश्चिमी राजस्थान का जो गद्य होता था, पश्चिमी राजस्थान में जो बोला जाता था वो डिंगल शैली बोला जाता था। और फिर पूर्वी राजस्थान के जो मतलब कि लोग थे वो कैसी शैली मतलब कि बोलते थे? वो उनकी मतलब कि गद्य साहित्य की शैली को क्या बोला जाता था? पिंगल। यानी ये दक्षिणी मतलब ये आपका पश्चिमी गद्य का शैली था और ये आपका पूर्वी गद्य का शैली था। ठीक, ध्यान दीजिए, जो कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। और ये दक्षिणी गद्य जाहिर सी बात है दक्षिण भारत की बात होगी, खड़ी बोली। और फिर ये उत्तरी भारत, जो उत्तरी भारत आप जानते हो उत्तर प्रदेश जैसे जिलों में, ठीक सॉरी उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में तो ये खड़ी बोली है। तो इस तरह से पूर्व भारतेंदु युग का पूरा जो है आपका विकास हुआ है। ठीक, अब इसके बाद आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ आपको यहाँ क्लियर कराने वाले हैं। तो राजस्थानी गद्य की अगर आप बात करोगे तो राजस्थानी गद्य जो है आपका, जो मैंने कहा था दो ठो इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी गद्य जो है 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। राजस्थानी गद्य जो है आपका वो 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। आप कहोगे कि वहाँ पर तो जो है 13वीं शताब्दी से आपने पूर्व भारतेंदु युग स्टार्ट किया और उसी में राजस्थानी गद्य पहला भाग था, तो 10वीं शताब्दी कहाँ से है? तो देखिए मैं आपको बताऊं कि 13वीं शताब्दी से हिंदी जो है वो उसका काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उपयोग होने लगा था। लेकिन 10वीं शताब्दी से ही हिंदी बोलना जो है, हिंदी के बारे में बोलना लिखना जो है स्टार्ट हो गया था। तो थोड़ी जो शुरुआत है वो 10वीं शताब्दी से, ओवरऑल देखते हैं तो 13वीं शताब्दी से माना जाता है। तो 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक राजस्थानी गद्य आपका माना जाता है। अब इसमें कुछ प्रमुख रचना के बारे में बात करते हैं और रचनाकार के बारे में बात करते हैं, और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। ध्यान दीजिए, रचना में एक रचना आपका है राउल वेल। क्या? राउल वेल। इसके रचनाकार का क्या नाम है? रोडा कवि। राउल वेल के रचनाकार का नाम है रोडा कवि। फिर दूसरी रचना है आपकी उक्त व्यक्ति प्रकरण। उक्त व्यक्ति प्रकरण, इनके रचनाकार का नाम है पंडित दामोदर दास शर्मा। दामोदर दास शर्मा। ठीक, फिर आपका है रचना में बात करेंगे तो वर्ण रत्नाकर, इनके रचनाकार का नाम है ज्योतिश्वर ठाकुर। फिर आपका है कीर्तिलता, इनके रचनाकार का नाम है विद्यापति। तो इस तरह से राजस्थानी गद्य में ये चार प्रमुख रचनाएं हैं और इनके ये जो चार प्रमुख रचनाकार हैं, राउल बेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता। इसमें उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, फिर ब्रजभाषा गद्य की बात करें। ब्रजभाषा गद्य में काफ़ी कुछ यहाँ पर आपका लिखा गया है। इसका पहले इतिहास देख लेते हैं ब्रजभाषा गद्य का। तो ये आपका 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक चला है। यानी जो 13वीं शताब्दी से पूर्व भारतेंदु युग की बात करें तो मेन जो है वो ब्रजभाषा के बारे में यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। ठीक, अब यहाँ पर इसमें रचना और रचनाकार और उस रचना से रिलेटेड विशेष बात भी हम आप सबको समझाने जा रहे हैं। तो देखिए, रचना की बात करें तो श्रृंगार रस मंडल जो है ये ब्रजभाषा गद्य का एक प्रमुख प्रसिद्ध रचना है। इसके रचनाकार का नाम गोसाई विट्ठलनाथ है और इसमें विशेष क्या है? श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। फिर दूसरी रचना अगर बात करें तो 84 वैष्णवन की वार्ता। रचनाकार का नाम गोसाई गोकुलनाथ और विशेष इसमें क्या है? वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन। वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन। फिर आपका है 252 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता। रचनाकार का नाम है गोकुलनाथ। इसमें विट्ठलनाथ के शिष्यों का इसमें भी क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। उसके बाद अष्टयाम जो है नाभादास की रचना है और भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया, अष्टयाम। फिर अगहन महात्म और वैशाख महात्म, ये बैकुंठ मुनि मणि शुक्ल की रचना है और इसमें देखो अगहन और वैशाख ऋतु है तो ऋतु वर्णन किया गया है। और माधव विलास जो है आपका ये लल्लू लाल की रचना है और इसमें विशेष कुछ यहाँ पर दिया नहीं गया है। ठीक, ध्यान दीजिए। तो इस तरह से ब्रजभाषा गद्य का जो है पूरा हमने यहाँ पर रचना आप सभी को दिखाया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक अच्छा सा नोट्स आप ज़रूर तैयार करिए। आगे चलते हैं, और भी हमारे पास बहुत कुछ है यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास खड़ी बोली की बात करें। खड़ी बोली आगे आपको बताएं खड़ी बोली क्या होता है। तो देखिए, खड़ी बोली का मतलब जिसमें खड़ी खड़ी मात्राएं हों। जैसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे आया, तो खड़ी बोली में जो है उसको बोलेंगे आयो। हम हिंदी में बोलेंगे छोटा सा, तो खड़ी बोली में उसको बोलेंगे छोटो सो।
हम हिंदी में बोलेंगे मेरा, तो खड़ी बोली में बोलेंगे मेरो। तो ये खड़ी बोली था। और खड़ी बोली गद्य जो है वो अगर हम यहाँ बात करें उसमें रचना और रचनाकार और विशेष की, और खड़ी बोली जो आपका हिंदी गद्य है उसमें 4 लेखक ऐसे हैं जो खड़ी बोली के विकास को काफ़ी आगे लेकर आए हैं। तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले खड़ी बोली में जो प्रमुख रचनाएं हैं देखिए ध्यान से। चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा ये खड़ी बोली गद्य की प्रमुख रचना है। रचनाकार का नाम गंग कवि। विशेष क्या है, ये प्रथम खड़ी बोली गद्य रचना है। ठीक, प्रथम खड़ी बोली गद्य रचना क्या है, चंद छंद वर्णन की महिमा, रचनाकार गंग कवि। भाषा योग्य वशिष्ठ, रचनाकार का नाम राम प्रसाद निरंजनी है। और विशेष इसमें क्या है, पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। पंजाबी मतलब ये जो है पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है। फिर आपका अगला है रचना जो है गोरा बादल की कथा। रचनाकार का नाम क्या है, जटमल। इसमें विशेष नहीं दिया गया है। आगे सुख सागर अगर बात करें तो सुख सागर किसकी रचना है, मुंशी सदा सुखलाल की। सुख सागर जो है मुंशी सदा सुखलाल की रचना है और विष्णु पुराण पर आधारित ये रचना है। ठीक, रानी केतकी की कहानी, इंसा अल्लाह खां इसके रचनाकार हैं। रानी केतकी की कहानी इंसान अल्लाह खां रचनाकार है। सिंगारमय प्रेम कथा इसमें ये जो है एक प्रकार की है। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल हैं। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल हैं। अब भगवत के जो है 10वें स्कंद से जो है ये स्कंद होगा, द होगा, तो से ये लिया गया है। अगला है नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान जो है सदल मिश्र की रचना है और ऋषि नचिकेता की यहाँ पर कथा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है पद्म पुराण, पंडित दौलत राम का है। और अगला है आपका पंचांग दर्शन, मथुरा नाथ शुक्ल की रचना है। ये बात ध्यान दीजिए। और ये जितने भी लेखक हैं, जितनी भी रचना है वो खड़ी बोली गद्य से रिलेट करती है। और खड़ी बोली को मतलब कि आगे ले आने वाले 4 उन्नायक, मतलब ये जो 4 उन्नायक थे, मतलब खड़ी बोली को हिंदी साहित्य के विकास में आगे ले जाने के लिए जो 4 उन्नायक थे वो कौन कौन थे, इंसा अल्लाह खान, सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदा सुखलाल। देखिए इंसा अल्लाह खान, सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदा सुखलाल, ये खड़ी बोली को जो है आगे ले आए थे। इन्होंने काफ़ी काम किया था खड़ी बोली के उसमें। ठीक, विशेषता में बात करें तो रंगीन, चुलबुली, मुहावरेदार, ठेठ खड़ी बोली इंसा अल्लाह खां की मतलब की रचनाओं में देखने को मिलती है। सदल मिश्र जो है उसमें पूर्वीपन के लिए व्यवहारिक खड़ी बोली। पूर्वीपन मतलब कि पूर्वी उत्तर प्रदेश या मतलब उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी भाग हैं, बिहार वहाँ की बात करते हैं। ठीक, लल्लू लाल की बात करें तो ब्रज भाषा से प्रभावित खड़ी बोली, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है आपका राजस्थान से सटा हुआ जो है वहाँ तक की बात करें। सदा सुखलाल की बात करें तो संस्कृत निष्ठ हिंदी जो है, ये सदा सुखलाल जो है खड़ी बोली के विकास में संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग इन्होंने किया था। ठीक, तो ये हो गया खड़ी बोली के रचनाकार, उसमें विशेष और उसके 4 उन्नायक के बारे में हमने यहाँ पर आपको बताया। अभी थोड़ा सा और है, उसको भी देख लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर जो है खड़ी बोली गद्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिए। खड़ी बोली गद्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना खड़ी बोली गद्य में की थी। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उन्होंने एक रचना किया था सत्यार्थ प्रकाश, वो किस में किया था, खड़ी बोली में किया था। ठीक, ध्यान दीजिए। और एक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, 2 नाम याद रखिए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। फिर सुनिए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह, ये 2 ऐसे नाम हैं जो खड़ी बोली के विकास में काफ़ी योगदान दिए हैं। देखो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी भाषा का जो है अरबी फारसी मिश्रित रूप मतलब प्रतिष्ठित किया। जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं ये हिंदी भाषा का कौन सा रूप मतलब कि प्रतिष्ठित किए हैं, अरबी फारसी मिश्रित, मतलब अरबी फारसी इसमें मिश्रित देखने को मिलेगा। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो मानव धर्मसार है, विद्यांकर है, बैताल पचीसी है, राजा भोज का सपना। अब पूछा जाता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा राजा भोज का सपना जो है यहाँ पर आपके जो है ये क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। राजा भोज का सपना देखिए यहाँ पर जो है
के कथाकार हैं तो शिव प्रसाद सितारे हिंद। याद रखिएगा, राजा भोज का सपना मतलब राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। राजा लक्ष्मण सिंह ने क्या मतलब कि हिंदी का कैसा विकास किया था, तो हिंदी के संस्कृत निष्ठ रूप को जो है उन्होंने प्रतिष्ठित किया था, यानी संस्कृत में लिखी गई रचनाओं को इन्होंने हिंदी में लिखा था। इन्होंने आगरा से प्रजा हितैषी जो है पत्र निकाला, एक पत्र निकाला था प्रजा हितैषी। इनकी प्रमुख रचनाएं अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम। ये हालांकि कालिदास की रचनाएं हैं, संस्कृत में लिखी गई हैं, लेकिन इसका हिंदी वर्जन जो है राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ तक आप सब लोग तैयार करिए। अगला जो है आप देख रहे हैं हेडिंग भारतेंदु युगीन गद्य अर्थात पुनर्जागरण काल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बड़े अच्छे से और विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सब लोग साथ में बने रहें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।